अच्छा, स्टार्ट करते हैं। आज हमारा टॉपिक है पार्ट डिस्पोजल। आज का हमारा टॉपिक है पार्ट डिस्पोजल। देखो, ये पहले हम स्टोरी समझते हैं, जो मैंने सामने लिखा हुआ है स्टोरी समझते हैं, उसके बाद फिर हम अकाउंटिंग ट्रीटमेंट देखते हैं। तुम लोगों के पास ना, एक एज्यूम करो, एक तुम्हारे पास गाड़ी है जो पुरानी है, जो गाड़ी पुरानी है, और तुम्हारा दिल किसी नई गाड़ी पे आ जाता है। तुम्हारा दिल किसी नई गाड़ी पे आ जाता है, तुम उसके ओनर के पास जाते हो, उसे कहते हो कि यार तुम मुझे ये नई गाड़ी दे दो, तुम मुझे ये नई गाड़ी दे दो और मुझसे मेरी पुरानी गाड़ी ले लो। तो ऑब्वियसली वो ये तो नहीं कहेगा कि बेटा ले जा नई गाड़ी और पुरानी दे दे। अगर वो मान भी गया तो वो ये बोलेगा, अगर वो एग्री कर भी जाता है, वो कहेगा ठीक है तुम नई गाड़ी ले लो, लेकिन पुरानी गाड़ी का रेट तो कम है, तो तुम मुझे पुरानी गाड़ी दे दो, साथ जितना रेट कम है वो कैश की सूरत में दे दो। यानी तुम अपनी पुरानी गाड़ी प्लस कैश उसको दोगे, वो तुम्हें नई गाड़ी देगा। एक्चुअल बात, इसका जो एक्चुअल चीज, जो ये मैंने स्टोरी सुनाई, इसे बोलते हैं पार्ट डिस्पोजल। पार्ट डिस्पोजल में क्या होता है कि आप एक अपना एसेट का एक पार्ट दे रहे होते हो, साथ थोड़ा सा आप अमाउंट दे रहे होते हो और कोई न्यू एसेट ले रहे होते हो। यानी एज्यूम करो मिस्टर ए के पास, एज्यूम करो मिस्टर ए के पास एक ओल्ड एसेट है। मिस्टर ए के पास एक ओल्ड एसेट है और वो मिस्टर बी से न्यू एसेट लेना चाहता है। मिस्टर बी से न्यू एसेट लेना चाहता है। तो जो मिस्टर ए के पास ओल्ड एसेट है, वो ओल्ड एसेट, अब अज्यूम करो जो ओल्ड एसेट है, वो जब मिस्टर ए, जो ओल्ड एसेट की कॉस्ट है वो है 1 लाख। जो ओल्ड एसेट है उसकी कॉस्ट है 1 लाख। मैं आपसे यहाँ पे एक क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ, वो ये कि ये जो 1 लाख है, ये आज की वैल्यू है या जब खरीदा था, जब परचेज किया था तब की ओल्ड एसेट की वैल्यू है? बताओ। ये जो कॉस्ट मैंने आपके आगे लिखी है। सबने बताना है, सबने सबने बताना है, सबने बताना है। बिल्कुल। जब बाय किया था, जब बाय किया था ना, जब खरीदा था तब, क्योंकि ये कॉन्सेप्ट ना पिछले टॉपिक में आप लोगों का मिक्स हुआ था, याद करो। जब आप कॉस्ट को कंफ्यूज कर रहे थे नेट बुक वैल्यू के साथ। नेट बुक वैल्यू आज की वैल्यू है, कॉस्ट है जब खरीदा था। तो ये ओल्ड एसेट की कॉस्ट है जिस वक्त वो एसेट खरीदा गया था। मेरे 10 साल पहले खरीदा गया हो। अब ऑब्वियसली इतने अरसे पहले का खरीदा हुआ एसेट, आज तो वो थोड़ा थोड़ा करके डेप्रिशिएट हो गया होगा। अज्यूम करो वो आज तक डेप्रिशिएट हो चुका हुआ है 70, आज तक वो डेप्रिशिएट हो चुका है फॉर एग्जाम्पल 40,000। डेप्रिशिएट वो हो चुका है 40,000। अगर वो 40,000 डेप्रिशिएट हो चुका हुआ है ना, तो इसका मतलब आज वो एसेट कितने का है? 60,000 का। आज वो एसेट है 60,000 का। यहाँ पे दूसरा क्वेश्चन तुमसे पूछ रहा हूँ, क्योंकि ये टॉपिक तुम्हें आता है, बस थोड़ा बहुत अकाउंटिंग ट्रीटमेंट है, चीजें बिल्कुल पड़ी हुई हैं। ये जो नेटबुक वैल्यू आई है 60,000 की, क्या ये तुम्हारे मुताबिक की वैल्यू, यानी ये हमारे मुताबिक की वैल्यू है या मार्केट, हमारी मुताबिक या मार्केट के मुताबिक? ये वैल्यू जो है नेट बुक वैल्यू, ये हमारे मुताबिक है या मार्केट के मुताबिक है? बताओ। सब बताओ, ये भी पता होना चाहिए तुम्हें वैसे। सबने बताना है। सबने 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 सबने। आओ ये ली साहब। हमारे मुताबिक सबने ठीक बोला, क्योंकि हमने अपने मुताबिक एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन निकल लगाई, और हमारे मुताबिक क्या है? नेट बुक वैल्यू 60,000। अच्छा चलो, अब ये हमने ओल्ड एसेट पे बात कर ली। जो नया एसेट है वो है 2 लाख रुपए। नया एसेट है 2 लाख रुपए का, नया एसेट क्या है? 2 लाख। हम गए मिस्टर बी के पास, यानी मिस्टर ए हम हैं और हम मिस्टर बी के पास गए। हमने कहा सर हमें और ये ना, क्या कहते हैं, गाड़ी शाड़ी ये एसेट हमें चाहिए। उसने कहा 2 लाख रुपए का। हमने कहा हमसे पुराना एसेट ले लो भाई। तो हमने उसको पुराना एसेट दिया और नया लिया। पुराना एसेट दिया और नया लिया। और हमने उसे कहा सर, हमने उसे कहा कि क्या कहते हैं, ये 60,000 का एसेट है, ये 60,000 का एसेट पकड़ो, साथ 1,40,000 पकड़ो और 2 लाख का एसेट दे दो। क्या वो मान जाएगा? क्या वो मान जाएगा इस बात पे कि हम उससे कहेंगे ये 60,000 का एसेट है और साथ के कुछ पैसे हैं 1,40,000, 2 लाख पूरे करके हमने कहा ये लो, और हम उसे वापस ले लें? हम उसे दूसरा वापस करो, हम उसे दूसरा एसेट, नया एसेट ले लें, क्या वो मानेगा या नहीं मानेगा? बताओ। हाँ या ना, यस या नो। क्या वो मानेगा या नहीं मानेगा? क्यों नहीं मानेगा? किस वजह से नहीं मानेगा? दो आंसर्स आए हैं नहीं के, क्यों नहीं मानेगा? क्यों नहीं मानेगा वो पुराने एसेट्स पे? हालांकि हमने उसको 60,000 नेट बुक वैल्यू का एसेट दिया है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, एक आंसर परफेक्ट है, सबने बताना है, सबने। हाँ बिल्कुल ठीक है।
बिल्कुल ठीक है, सबने ठीक बताया, बिल्कुल ठीक बताया। क्योंकि जब हम उसे कहेंगे ना कि यार ये एसेट पकड़ो, ये एसेट पकड़ो, 60,000 और 1,40,000, तो वो कहेगा 60,000 कहाँ से, किसने डिसाइड किया 60,000? हम कहेंगे हमने किया, तो वो कहेगा वो तुमने किया बेटा, तुमने किया ना। अब हमारी सुनो, हम एग्री किए क्या इस बात पे? हमने कहा नहीं। तो बेटा हम एग्री करेंगे इस बात पे, जिस पे हम एग्री करेंगे, जिस पे हम मानेंगे, हमारे दरमियान बैठ के सोचेंगे, हिसाब लगाएंगे हमारे मुताबिक, फिर मार्केट में रेट लगवाएंगे। पहले हम देखेंगे मार्केट में क्या रेट है उस चीज का, उसके मुताबिक करेंगे ना। ये तो तुमने निकाली है मार्केट अपनी नेट वैल्यू, ये तो तुम्हारे मुताबिक है, हम तुम्हारे मुताबिक क्यों चले? हम मार्केट के मुताबिक चलेंगे। हम मार्केट में गए, हमें पता चला मार्केट वैल्यू इस एसेट की है 55,000। मिस्टर बी ने बोला 55,000 है, मिस्टर बी ने बोला हाँ अब बोलो, अब बोलो मार्केट में क्या वैल्यू थी 55। हमने कहा चलो यार, हमारा तो नए एसेट पे दिल आया हुआ है, हमें हर सूरत चाहिए, तो ठीक है दे दो, दे दो एसेट। अब हमसे एसेट लेंगे 2 लाख का, फॉर एग्जाम्पल हमने से न्यू एसेट ले लिया 2 लाख का, ठीक है। अब वो देने के लिए हमें फिर दो दो कंसिडरेशन पे करनी है। एक जो हमने एसेट दिया वो 55,000 का, प्लस 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 हम उसे कैश कितना पे करेंगे फिर, कैश कितना पे करेंगे 145,000, यानी 55,000 का ओल्ड एसेट देंगे, प्लस हम उसे क्या देंगे, कैश देंगे। ये दोनों की कंसिडरेशन मिलके, दोनों अमाउंट मिलके 2 लाख बनेगी, और 2 लाख का उससे हम एसेट बाय कर लेंगे, यानी मार्केट वैल्यू लगेगी उस चीज की। इसका मतलब यहाँ पे क्या दो चीजें हमने सीखी, एक तो ये कि जब पार्ट डिस्पोजल का कोई क्वेश्चन आएगा या कोई केस होता है, तो उसमें एक सवाल, एक रिक्वायरमेंट वो तुमसे पूछ सकता है, प्रॉफिट लॉस ऑन डिस्पोजल। ये मैंने लिखा हुआ है कि टू रिक्वायरमेंट्स दैट आर टेस्टेड फ्रॉम दिस टॉपिक। फर्स्ट ऑफ ऑल, प्रॉफिट लॉस ऑन डिस्पोजल। बताओ प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ है? जो डिस्पोज किया एसेट उसमें प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ, और कितने का हुआ? जो एसेट डिस्पोज किया हमने, हमारी तरफ से गया, वो उस पे कितने का लॉस हुआ हमें? बताओ, सब बताओ, सबने बताना है, सबने, सबका आंसर का वेट कर रहा हूं मैं। जो हमने एसेट, पुराना एसेट दिया, उस पे हमें कितने का लॉस हुआ? 5,000 का। चाहे हमें वो कैश नहीं आया क्योंकि हमने नया एसेट ले लिया, लेकिन हमने जो बेचा हमारे मुताबिक हम चौड़े हो गए, हमने कहा 60,000 का एसेट है। मार्केट ने कहा बेटा नहीं, नहीं 60,000 का नहीं है, ये 55,000 का है। तो ठीक है भाई, 55,000 का है तो कोई मसला नहीं, 5,000 का लॉस सह लेंगे, आगे भी तो बहुत कुछ सह रहे हैं। तो प्रॉफिट, ये लॉस ऑन डिस्पोजल में हमारा हुआ लॉस। तो एक रिक्वायरमेंट तो ये है कि हमारा कितने का लॉस हुआ भाई, 5,000 रुपये का, यहाँ पे लिख दो 5,000 का। एक रिक्वायरमेंट ये है। दूसरी रिक्वायरमेंट इसमें आती है इस टॉपिक में, डबल एंट्री। बड़ी बड़ी आसान है, बड़ी आसान। मुझे बताओ तुम्हारे पास क्या चीज आई है, ओल्ड एसेट आया है या न्यू एसेट आया है? क्या चीज तुम्हारे पास आई है वो बताओ। न्यू एसेट आया, अगर न्यू एसेट आया तो एसेट डेबिट होगा क्रेडिट होगा? न्यू एसेट डेबिट होगा क्रेडिट होगा, जल्दी बताओ जल्दी। न्यू एसेट डेबिट होगा क्रेडिट होगा? तो यहाँ पे हम लिखेंगे न्यू एसेट, और न्यू एसेट की हम लिखेंगे कॉस्ट 2 लाख। अच्छा ये तो कर हो गया, ये तो परफेक्ट हो गया। आगे क्रेडिट हम करेंगे सबसे पहले डिस्पोजल, जो हमने एसेट बेचा, डिस्पोजल, जिसको हम, जिसके आगे मैं लिख रहा हूँ ओल्ड एसेट, जो हमने एसेट बेचा, कितने का बेचा डिस्पोजल, हमने कितने की है बताओ? डिस्पोजल 60,000 की है 55,000 की है? 60 की है 55 की है? 60 की है 55 की, सब बताओ सब। किसी की जेन में 55 तो नहीं आ रहा, सॉरी 60 तो नहीं आ रहा ना, क्योंकि डिस्पोजल में हमने वैल्यू लिखनी जो हमने सेल्स पे दी है, और क्रेडिट पे हमने किया कैश, जो हमने उसे पे किया वो कितना है 145,000। ये एंट्री है पार्ट डिस्पोजल की। और ये दूसरी रिक्वायरमेंट आती है, एक रिक्वायरमेंट आती है प्रॉफिट लॉस ऑन डिस्पोजल, एक रिक्वायरमेंट आएगी प्रॉफिट लॉस ऑन डिस्पोजल, और एक रिक्वायरमेंट आएगी डबल एंट्री की। मुझे बताओ, मुझे बताओ, क्लियर हुआ पॉइंट कि नहीं हुआ? क्लियर हुआ, यस या नो? बताओ। टॉपिक क्लियर है? देखो जब तुम्हें टॉपिक क्लियर होता है ना, फिर भाई ने तुम्हारे लिए एक सवाल तो रखा होता है भाई, तुम पे जुल्म तो कर नहीं सकता। तो ये लो भाई, क्वेश्चन है तुम्हारे सामने, पढ़ो, पूरा करो। बताओ प्रॉफिट लॉस ऑन डिस्पोजल और डबल एंट्री, एक पेज पे लिखो, सेंड करो। 2 मिनट है तुम्हारे पास, बहुत आसान है, बहुत आसान है, जल्दी।
न्यू एसिड की कॉस्ट 12,000 है। हाँ भाई, हुआ नहीं। अच्छा यार, मैं करवा रहा हूँ, मुझे सॉल्यूशंस वगैरह मिले हैं, ठीक है, वो ठीक ही हैं। एक दो मैं करवा रहा हूँ, देखो। इस पॉइंट, इसके स्टेटमेंट के अंदर मैं एक दो वर्ड्स भी बताना चाह रहा हूँ जो कि क्वेश्चंस में यूज होते हैं। देखो, मिस्टर ए ट्रेडेड इन, अगर कभी सवाल के अंदर ट्रेडेड इन लिखा है ना, ट्रेडेड इन एन ओल्ड मशीन, ट्रेडेड इन का मतलब ये है कि कोई ना कोई पुरानी मशीन दी है और नई मशीन ली है। ठीक है। तो मिस्टर ए ने एक पुरानी मशीन दी, ट्रेडेड इन एन ओल्ड मशीन कॉस्टिंग 10,000। जो पुरानी मशीन थी उसकी कॉस्ट क्या थी? 10,000। और एक्यूमुलेटेड एप्रिसिएशन थी 7,000। ठीक है, 10,000 की मशीन थी और 7,000 उसकी एक्यूमुलेटेड एप्रिसिएशन थी। तो मिस्टर वाई टुक एन ओल्ड एसेट इन द रिप्लेसमेंट ऑफ न्यू एसेट एट एन एग्रीड प्राइस ऑफ 3,200। यानी जो मिस्टर ए वाई ने मशीन हमसे ली है ना, वो ये कह रहा है कि हाँ, मिस्टर वाई ने मशीन ली है हमसे, जो पुरानी मशीन, उसकी जो कॉस्ट वो एग्री कर रहा है ना, मतलब जो उसने रेट दिया ना नई मशीन का, पुरानी मशीन का, वो 3,200 देगा। और न्यू मशीन जो उसने न्यू एसेट देना है वो 12,000 का है। ठीक है, सबसे पहले हम यहाँ पे देखते हैं कि हमें प्रॉफिट लॉस ऑन डिस्पोजल कितना हुआ है। अगर हम ओल्ड मशीन की बात करें, अगर हम यहाँ पे ओल्ड मशीन की बात करें, तो ओल्ड मशीन हमारे पास थी, कॉस्ट उसकी थी 10,000। ओल्ड मशीन की कॉस्ट 10,000 थी। और एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन, यानी आज तक ओल्ड मशीन एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन कितनी शो कर रहा है? 7,000। यानी ये मशीन आज हमारे मुताबिक नेट बुक वैल्यू शो कर रहा है 3,000। हमारे मुताबिक नेट बुक वैल्यू ओल्ड मशीन की शो हो रही है कितनी? 3,000। ठीक है। अब एक मिनट रुको जरा, जस्ट वेट अ मिनट। क्या हो गया इसको?
एक मिनट रुको जरा यार, मैं कनेक्ट करता हूँ। मुझे एक बार कंफर्म कर दो, स्क्रीन शो हो रही है प्रॉपर? एक दफा कंफर्म कर दो जरा। स्क्रीन और सब कुछ ओके शो हो रहा है? ठीक है। तो मिस्टर ए ने, जरा गौर से देखना, मिस्टर एक्स ने वाई को चीज बेची, पुरानी मशीन दी और नई मशीन ली। सबसे पहले हम ना बात करते हैं ओल्ड मशीन। ओल्ड मशीन पे हम बात कर रहे थे कि उसकी कॉस्ट क्या है। 10,000 की मशीन है, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन 7,000 है, यानी हमारे मुताबिक उस एसेट की कॉस्ट है, हमारे मुताबिक उस एसेट की नेट बुक वैल्यू है 3,000। और बाद में पता चला, और बाद में पता चला कि जब हम मशीन पुरानी लेके गए तो जो न्यू मशीन जिसे हमने खरीदी, उसको जब हमने अपनी ओल्ड मशीन दी तो उसने बोला कि ठीक है, मैं 3,200 तुम्हारी ओल्ड मशीन की दे दूंगा। जबकि तुम्हारी ओल्ड मशीन कितनी थी तुम्हारे मुताबिक? 3,000 की। तो पहली बात तो ये तुम्हें प्रॉफिट हो गया, प्रॉफिट ऑन डिस्पोजल हो गया, प्रॉफिट ऑन डिस्पोजल हो गया 2,000 का, प्रॉफिट ऑन डिस्पोजल हो गया 2,000। अब प्रॉफिट ऑन डिस्पोजल जब 2,000 का हुआ, एक तो ये रिक्वायरमेंट, दूसरी रिक्वायरमेंट क्या है? डबल एंट्री। डबल एंट्री क्या? डेबिट न्यू एसेट, न्यू एसेट की कॉस्ट, डेबिट न्यू एसेट हुआ 12,000 का। क्रेडिट पे तुम्हारे लिए डिस्पोजल है जो कि तुम्हारे लिए ओल्ड एसेट है, जो तुमने बेचा, और बेचा कितने का है? 3,200 का। और बाकी तुमने कैश कितना पे किया? क्रेडिट कैश 8,488, यही आ रहा है। 200 का प्रॉफिट हुआ बिल्कुल। प्रॉफिट 200 का, अच्छा मैंने 2,000 लिख दिया, सॉरी। 200 का प्रॉफिट हुआ, 200 का प्रॉफिट हुआ। प्रॉफिट देखो, असल में ना, असल में जो यहाँ पे प्रॉफिट, हमें प्रॉफिट ऑन डिस्पोजल हुआ, प्रॉफिट अकाउंट हमारा पार्ट नहीं है। प्रॉफिट अकाउंट अलग से बनाना हमारा पार्ट नहीं। अगर हम बना भी लेते तो हम इस तरह वो डिस्पोजल बनाएंगे, और न्यू तो वो डिस्पोजल का अकाउंट हमने नॉर्मल के साथ पढ़ा था, लेकिन पार्ट एक्सचेंज के साथ जो रिक्वायरमेंट आती है वो डबल एंट्री की आती है। पार्ट एक्सचेंज के साथ जब वो आएगा, क्या कहते हैं, डिस्पोजल का अकाउंट आएगा, सॉरी पार्ट एक्सचेंज का सवाल आएगा, तो एक तो डबल एंट्री पूछेगा और एक प्रॉफिट ऑन डिस्पोजल पूछेगा। नहीं, एंट्रीज में प्रॉफिट को आप अलहदा से, एंट्रीज में एक्चुअल में ना आप प्रॉफिट को क्यों नहीं शो कर रहे? क्योंकि जो जब डिस्पोजल आप करते हो ना, डिस्पोज आपने डिस्पोज किया, ये वो एंट्री है जब आप नॉर्मल डिस्पोजल कर रहे हो। जिस तरह फॉर एग्जांपल मैं आपको बताता हूँ, मुझे एक बात बताओ। फॉर एग्जांपल हमने एक चीज है, वो हमने 10 रुपए की खरीदी और 12 की बेची, कैश सेल की। तो हम एंट्री क्या बनाते हैं? डेबिट कैश, क्रेडिट सेल्स, ऐसे ही है। और बनाते किसे? 12 और 12। हम यहाँ पे प्रॉफिट क्यों नहीं शो करते? क्योंकि जब आप यहाँ पे भी हमें प्रॉफिट पे शो करना चाहिए 2 रुपए का। क्योंकि जब आप बेच रहे होते हो, डिस्पोज कर रहे होते हो, तो जो डिस्पोजल की मेन एंट्री बनती है उसमें प्रॉफिट नहीं शो होता। जब हमने डिस्पोजल का टॉपिक किया भी था, मेरा ख्याल है इसी पीडीएफ के ऊपर जाके होगा, अगर वो मिल गया तो देख लेते हैं, जो मैंने डिस्पोजल का टॉपिक करवाया था। ये देखो, बाकी जगह हमने उस वक्त भी मैंने प्रॉफिट का आपको बताया था, प्रॉफिट इतना, उस वक्त भी प्रॉफिट की एंट्री नहीं करवाई थी। और उस दिन भी हमने एंट्री देखो क्या की थी? डेबिट कैश, क्रेडिट डिस्पोजल। हमने प्रॉफिट को इसकी एंट्री में शो नहीं किया था, क्योंकि डिस्पोजल या सेल्स की जो मेन एंट्री बनती है उसमें प्रॉफिट नहीं शो होता। उसमें सिंपल ये शो होता है कि आ क्या रहा है और जा क्या रहा है। अभी यहाँ पे सारा का सारा कैश आ रहा था और डिस्पोजल किया था, लेकिन अभी यहाँ जब हमने अभी वाला टॉपिक किया है,
पार्ट डिस्पोजल, उसमें हमने क्या सीखा है कि हमारे पास कैश नहीं आ रहा बल्कि न्यू एसिड आ रहा है। न्यू एसिड आ रहा है, ओल्ड जा रहा है। न्यू एसिड आ रहा है, ओल्ड जा रहा है, और साथ कैश भी जा रहा है, क्योंकि न्यू एसिड ज्यादा महंगा है, इसलिए हमने साथ कैश दिया है, कैश पे किया है। ठीक है, पॉइंट क्लियर हुआ? दोनों को पॉइंट क्लियर हुआ, दोनों ने जिन्होंने प्रॉफिट का पूछा है? गुड है। तो सिंपल ये एंट्री है जो हमने पढ़ी है। पार्ट एक्सचेंज के टॉपिक में सिर्फ ये दो टॉपिक्स ही थे, दो पॉइंट्स ही थे, एक तो प्रॉफिट लॉस ऑन डिस्पोजल और एक डबल एंट्री। नेक्स्ट टॉपिक हम करने जा रहे हैं, नेक्स्ट टॉपिक थोड़ा थ्योरेटिकल है। नॉन करंट एसेट रजिस्टर, इसको एसेट रजिस्टर भी बोलते हैं। ये टॉपिक मैंने यहाँ से ये शॉर्ट नोट्स से उठाया टॉपिक, ताकि हम इसको थ्योरेटिकली एक एक पॉइंट को डिटेल में पढ़ें। देखो, नॉन करंट एसेट रजिस्टर capital transaction often represent large sum of money invested by the business। देखो, असल में ना जो कैपिटल ट्रांजैक्शन यानी एसेट्स खरीदना, एसेट्स को एक्सटेंड करना, बिजनेस के लिए ये बहुत बड़े खर्चे होते हैं। यानी नॉर्मल खर्चे तो यार छोटे मोटे तो चलते रहते हैं, लेकिन किसी बिजनेस को नई बिल्डिंग लेनी है, नया प्लांट लेना है, कोई मशीन भी लेनी है, कोई गाड़ी लेनी है, तो ये तमाम बड़े एसेट्स में कैपिटल ट्रांजैक्शंस में ना बहुत ज्यादा पैसा, लार्ज सम ऑफ मनी इन्वेस्ट किया जाता है। सो इट इज इम्पोर्टेंट दैट दिस एक्सपेंडिचर इज ट्रेस्ड। तो ये जरूरी है कि जो खर्चा लगाया जा रहा है उसको ट्रेस भी किया जाए, मतलब देखा जाए प्रॉपरली, उसको ध्यान से रखा जाए। यानी एज्यूम करो, ये कहते हैं कि एक हम किसी कॉलेज की बात कर लेते हैं। आजकल कॉलेजेस में स्टूडियोज बने हुए हैं जिसमें बड़े बड़े महंगे लैपटॉप्स पड़े होते हैं, या कैमरा पड़े होते हैं। स्टूडियो, कभी कभार क्लासरूम भी रिकॉर्ड हो रही होती है, तो वो कैमरा, एक एक कैमरा कॉलेजेस ने जो है लिया होता है, वो मे बी 4-4 5-5 लाख रुपए का भी कैमरा होता है, बिकॉज ऑब्वियसली एक पूरा दिन चलना और उसकी क्वालिटी अच्छी होनी चाहिए। नॉर्मल 1-2 लाख का कैमरा वहाँ पे नहीं चल सकता, वहाँ पे बड़े हैवी लेवल पे कैमरास चल रहे होते हैं। अब कैमरा दिखने में तो एक छोटी सी डिवाइस है, लेकिन अगर वो कोई चोरी करके ले जाए तो मसला हो सकता है। या कोई लैपटॉप है, उसको कोई चोरी कर ले, या कोई ऐसी चीज, ऑब्वियसली बिजनेस को फिर कंट्रोल रखना पड़ता है, क्योंकि उस पर बहुत पैसा इन्वेस्ट हुआ हुआ है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि उसको ट्रेस किया जाए। द जर्नल इज ऑफन यूज्ड एज बुक्स ऑफ प्राइमरी। वो कह रहे हैं जो जर्नल होता है ना, जर्नल जिसमें आप सारी मतलब रिकॉर्ड करते हो, उस वो जो है वो उसको तो आप बुक्स ऑफ प्राइमरी, यानी वहां पे आप रिकॉर्ड करते हो जब एसिड आता है। एंट्री टू रिकॉर्ड एक्विजिशन एंड डिस्पोजल वगैरह, जर्नल जो है ना, जब आप यूज कर जब जर्नल जहाँ पे आप रिकॉर्ड करते हो नॉन करंट एसेट का आना या जाना, यानी खरीदते हो या बेचते हो, तो बुक्स ऑफ प्राइम एंट्री में हर ट्रांजैक्शन को नोट करते हो। इसी तरह वो कह रहा है कि जर्नल में आप जब एसेट खरीदते हो या बेचते हो तो नोट करते हो, लेकिन प्रॉब्लम क्या आता है? प्रॉब्लम विद द जर्नल इज दैट इट डज नॉट कंटेन एनफ इंफॉर्मेशन। यानी जर्नल जो है वो जरूर यूज होता है, एसेट्स यहाँ पे जाते हैं, यानी आप अगर बोलोगे यार एक एसेट जनरल जर्नल में लिखा है परचेज ऑफ एसेट, हमने उसकी डबल एंट्री की हुई है कि परचेज नॉन करंट एसेट हमने दिया, नॉन करंट एसेट टू कैश। तो जब खरीदोगे तो नॉन करंट एसेट टू कैश कर दोगे, फिर उसकी डेप्रिसिएशन की एंट्री करोगे, फिर बेचते वक्त भी कर दोगे, कैश टू डिस्पोजल कर दोगे। लेकिन जर्नल के अंदर सिर्फ तुम वैल्यू में बात कर सकते हो, वैल्यू की बात बता सकते हो कि इतने का खरीदा, इतना डेप्रिशिएट हुआ, इतने का है, इतने का बिका, इतना प्रॉफिट लॉस, और ये सारा कुछ कर सकते हो। लेकिन वो इन्फॉर्मेशन काफी नहीं है, फिर क्या इन्फॉर्मेशन चाहिए? फिर होता है यहाँ पे आता है रोल ऑफ नॉन करंट एसेट रजिस्टर। तो कंपनी खास तौर पे नॉन करंट एसेट्स के लिए एक रजिस्टर बना के रखती है साइड से, एक कह लो एक किताब है जिसके अंदर हर एसेट्स की इंफॉर्मेशन है। इट इज यूज टू रिकॉर्ड डिटेल्स ऑफ ऑल नॉन करंट एसेट्स ओन्ड बाय द बिजनेस, ब्रोकन डाउन परहैप्स बाय डिपार्टमेंट, लोकेशन और एसेट टाइप। मतलब एसेट रजिस्टर को बड़े ध्यान से ना मेंटेन किया जाता है, उसमें ना हर एसेट, इंडिविजुअल एसेट, यानी आपके यहाँ पे फॉर एग्जांपल एक कॉलेज में 10 एसी लगे हुए हैं, तो हर एक इंडिविजुअल एसेट को अलहदा से लिखा जाएगा, उसकी डिटेल्स लिखी जाएंगी, कहाँ किस लोकेशन पे पड़ा हुआ है, वो किस जगह पड़ा हुआ है, किस डिपार्टमेंट के अंडर यूज हो रहा है, कहाँ किस टाइप का एसेट है। तो हर कैटेगरी उसकी प्रॉपरली इंडिविजुअल एसेट्स का हिसाब किताब रखा जाएगा कि मतलब उसकी डिपार्टमेंट क्या है, लोकेशन क्या है और एसेट टाइप के। द नॉन करंट एसेट रजिस्टर इज यूज फॉर इंटरनल कंट्रोल पर्पस। इंटरनल कंट्रोल पर्पस अभी बताया कि चोरी ना हो, कोई मसला ना हो, तो उसको ध्यान से उस कंट्रोल पर्पस के लिए यूज किया जाता है, बनाया जाता है। ऑल्दो often computerized, it does not form the part of double entry system। ये पॉइंट थ्योरेटिकल है। एसेट रजिस्टर कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग के अंदर होता है, यानी अगर कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग हम कर रहे होते हो, या फिर समझ लो जब आप सारे खाते या अकाउंट्स बना रहे होते हो ना, साथ एसेट रजिस्टर भी बन रहा होता है एक साइड पे, लेकिन इट इज नॉट द पार्ट ऑफ, बल्कि लिखा तो हुआ है,
इट डज नॉट फॉर्म द पार्ट ऑफ डबल एंट्री सिस्टम। क्यों? रीजन सुन लो। क्योंकि तुमने जर्नल में सब कुछ रिकॉर्ड कर लिया होता है, चीजें जो मेन वैल्यूज है रिकॉर्ड। अगर तुम एसेट रजिस्टर को भी पार्ट ऑफ डबल एंट्री कर लोगे तो वो डबल रिकॉर्डिंग हो जाएगी। इसीलिए जर्नल में अगर तुमने जो वैल्यूज लिखनी होती है वो तुम लिख देते हो। एसेट बनाते जरूर हो, कंप्यूटराइज अकाउंटिंग सिस्टम का पार्ट होता है, यानी अकाउंटिंग सिस्टम का पार्ट होता है, बट वो डबल एंट्री सिस्टम का पार्ट, यानी वो अकाउंटिंग साइकिल के अंदर कहीं नहीं आएगा, कहीं यूज नहीं। ना हमने कभी पढ़ा है कि एसेट रजिस्टर कहीं पे आता है। ठीक है, तो एसेट रजिस्टर कहीं यूज नहीं होगा, ये जस्ट इंटरनल कंट्रोल के लिए। देर इज नो सेट फॉर्मेट फॉर रजिस्टर। इसका कोई प्रॉपर फॉर्मेट नहीं है, यानी ये नहीं है कि एक प्रॉपर हाथ जिस तरह एसओएफ बनाना है एसपीएल एक प्रॉपर फॉर्मेट में बनती है। ये प्रॉपर फॉर्मेट इसके लिए जरूरी नहीं है। अब कंटेंट्स, क्या क्या चीजें यूज होती हैं एसेट रजिस्टर के अंदर, क्या क्या लिखना होता है। कंटेंट्स ऑफ एसेट रजिस्टर में इंक्लूड, सुनी जाओ, एसेट नंबर। हर एसेट का इंडिविजुअल नंबर होता है, यानी अगर मैं बात करूं तो क्या कहते हैं, पैक कॉलेज में जहाँ मैं पढ़ाता हूँ, तो ये कहते हैं वहां पे एसी के, एसी जो लगा होता है रूम में उसके ऊपर भी नंबरिंग लगी हुई है हर एसी के ऊपर, ताकि 1 2 3 एक जब सीक्वेंस में नंबर होगा तो अगर कोई फॉर एग्जाम्पल कोई मसला कुछ चोरी होता है कोई ऐसे होता है पता होगा कि 1 2 3 4, अच्छा पांचवा नंबर कहाँ पे है, एसी कहाँ पे है, तो आपने सीक्वेंस में नंबरिंग की होती है ताकि वो उस पर कोई चोरी ना कर सके या कोई भी ऐसा काम ना कर सके जो बिजनेस के लिए मतलब नुकसानदेह हो। उसके बाद हर एसेट की डेप्रिसिएशन, कि कितना वो डेप्रिसिएट हो चुका है, लोकेशन कहाँ है, लोकेशन उसका रेफरेंस, रेफरेंस नंबर हो सकता है कोई हाथ से रेफरेंस नंबर है 1 2 या कोड जो भी रखा हो रेफरेंस, सप्लायर रेफरेंस यानी जहां से लिया उसका भी रेफरेंस, यानी अगर मैंने एक एसेट किसी हायर की कंपनी से लिया है तो मैंने उसका रेफरेंस लिखा होगा कि मैंने इस कंपनी से लिया है। परचेज डेट, जिस दिन खरीदा उस दिन की डेट। कॉस्ट ऑफ एसेट, कितने का लिया, यूजफुल लाइफ कितनी लाइफ है, डेप्रिसिएशन मेथड कितनी डेप्रिसिएशन का मेथड क्या, रेजिडुअल वैल्यू एंड पे कितने का बिक सकता है। एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन मतलब डेप्रिसिएशन, डेप्रिसिएशन की कैलकुलेशन भी और एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन भी। अच्छा, उसके बाद डेप्रिसिएशन एक्सपेंस, ये तो मैंने बता दिया, डेप्रिसिएशन साल का भी और पूरा भी। फॉर द ईयर कैरिंग अमाउंट, कैरिंग अमाउंट यानी बोले तो नेट बुक अमाउंट को बोलते हैं। कैरिंग अमाउंट का मतलब नेट बुक वैल्यू होता है, कैरिंग अमाउंट का मतलब नेट बुक वैल्यू, नेट बुक वैल्यू। डिस्पोजल डेट एंड डिस्पोजल प्रोसीड्स, यानी नॉन करंट एसेट रजिस्टर, एसेट जैसे ही एंटर होता है ना, एसेट जैसे ही बिजनेस में एंटर होता है तब से लेके बिकने तक उससे रिलेटेड हर चीज, डेप्रिसिएशन, डिस्पोजल, रीवैल्यूएशन, डेप्रिसिएशन एक्सपेंस, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन, जहां से लिया उसका रेफरेंस, कितने का लिया, किस दिन लिया, क्यों, क्योंकि एक महंगी चीज है तो उसका हर रिकॉर्ड होना चाहिए। छोटी मोटी चीजें उसका इतना रिकॉर्ड रखने की जरूरत नहीं, उसमें तो यार चीज ही अगर एक्सपेंस ही आपका 500 600 रुपए का तो आप थोड़ी सा हिसाब किताब इतना रखोगे। जब आपने लाखों या करोड़ों में जब एक कैपिटल एक्सपेंडिचर करना होता है तो फिर आप इन तमाम चीजों का ख्याल रखते हो। एंट्रीज इन नॉन करंट एसेट रजिस्टर विल अराइज फ्रॉम द परचेज ऑफ द एसेट, disposal of the asset, loss or destruction of an asset, transfer of an asset, revision of an estimated useful life, scrapping of an asset, depreciation, etc. वो कह रहा है एंट्रीज आप कहाँ से लेते हो रजिस्टर में, या आप जब परचेज करते हो तो उसकी जब एंट्री बनाते हो जनरल जनरल पे तो यहाँ पे भी लिखते हो, मतलब इस बताने का मतलब ये है कुछ भी लिखना है ना उसके अंदर तो आप क्या क्या लिखोगे, कहाँ कहाँ से, जैसे एक एसेट खरीदोगे, जैसे एक एसेट बेचोगे, कोई लॉस होगा या डिस्ट्रक्शन होगी, कोई ट्रांसफर करोगे किसी जगह पे, पैसे एक 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 डिपार्टमेंट से दूसरे डिपार्टमेंट में एक एसेट ट्रांसफर हो रहा है वो लिखोगे। अगर एस्टिमेटेड यूजफुल लाइफ चेंज होती है तो उसकी रिवीजन करोगे, मतलब दोबारा लिखोगे। डेप्रिसिएशन, स्क्रैपिंग का मतलब बेसिकली डेप्रिसिएशन है वो होगी तो वो लिखोगे। तो डेप्रिसिएशन अगर रिवाइज होती है वो भी लिखोगे, यानी एक एक चीज एसेट से रिलेटेड इसके अंदर एसेट रजिस्टर में होती है। रीजंस फॉर मेंटेनिंग, क्या वजह क्या है, वैसे तो हमने पहले भी पढ़ा लेकिन मजीद आगे वजूहत हैं लिखी हुई हैं। नॉन करंट एसेट रजिस्टर प्रोवाइड इंफॉर्मेशन टू एनेबल रिकॉन्सिलेशन टू नॉमिनल लेजर अकाउंट बैलेंस। मतलब देखो, नॉमिनल लेजर या जनरल लेजर, जनरल लेजर में तुमने एसेट्स की सारी डिटेल्स लिखी हुई हैं, फिर भी तुम नॉन करंट एसेट का रजिस्टर बनाते हो। क्यों? क्योंकि मैंने अभी बताया इंटरनल कंट्रोल के लिए। हाँ, अब ये हेल्प आउट करेगा अगर नॉन करंट एसेट रजिस्टर आप बनाते हो तो पहली चीज में पता है क्या हेल्प आउट करेगा, कि आप जनरल लेजर में जो एसेट्स है उनके साथ रिकंसाइल कर सकते हो, वैल्यूज को रिकंसाइल कर सकते हो। कि ये हेल्प आउट करेगा, पता कहीं पे फ्रॉड होता है कहीं ऊपर नीचे वैल्यूज होती है तो पता चल जाएगा। जनरल लेजर और नॉन करंट एसेट को आपस में रिकंसाइल करते हो, देखते हो कि जो वैल्यू यहाँ लिखी है वही वैल्यू यहाँ लिखी हो, रिकॉर्ड देखते हो सारे उसके मुताबिक वहां लिख देते हो। टू एनेबल डेप्रिसिएशन चार्जेस टू बी पोस्टेड टू द नॉमिनल लेजर, क्योंकि नॉन करंट एसेट रजिस्टर में आप जब
डेप्रिसिएशन लिखनी होती है तो आप वहाँ कैलकुलेट करते हो, तो वो हेल्प आउट करता है। एक बार तो आपने नॉन करंट एसेट में सारा लिख लिया, अब आपको डेप्रिसिएशन चाहिए, कहीं अकाउंट्स फाइनलाइज करने हैं, तो आप वहां से रिकनसाइल डेप्रिसिएशन के बारे में कर सकते हो। ईज ऑफ कैलकुलेशन ऑफ प्रॉफिट और लॉस, क्योंकि देखो आपने नॉन करंट एसेट रजिस्टर की कॉस्ट माइनस एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन और नेट वैल्यू लिखी होती है, तो कल को जब आप बेचते हो तो आप इजीली प्रॉफिट और लॉस निकाल लेते हो। अच्छा, ऐसा नहीं है कि नॉन करंट एसेट रजिस्टर नहीं होगा तो ये चीजें नहीं हो सकती, तब भी हो सकती है, क्योंकि एसओएफ में हम यही फॉर्मेट्स बनाते हैं। जस्ट वो ये कह रहा है कि यार वो साथ में एक अलग से रिकॉर्ड है बैकअप के तौर पे, उसमें सारी डिटेल्स होती हैं, तुम्हें कभी कॉस्ट पता करनी है, कोई डेप्रिसिएशन या कोई प्रॉफिट लॉस ऑन डिस्पोजल, तुम जाके इसे रजिस्टर से देख सकते हो। और सबसे बड़ा फायदा फॉर फिजिकल वेरिफिकेशन ऑडिट पर्पस, यानी तुमको कोई फिजिकल वेरिफिकेशन करनी है, जैसे होती है फिजिकल वेरिफिकेशन कंपनीज में, क्या होता है, कभी भी एक टीम आती है ऑडिट की और एक रूम के अंदर सारे एसेट्स देखती है, सारी फाइल लेके आती है साथ, देखती है चाहे एक नंबर एसेट ये इस रूम में पड़ा हुआ दिखाओ कहाँ पे एसेट, एसी लगा हुआ ठीक है, लाइट्स लगी हैं, सब कुछ देखती है, सारी चीजें वो फिजिकली वेरीफाई करती है आके। और क्या कहते हैं, किस पर्पज के लिए, ऑडिट पर्पज के लिए, कोई चीज चोरी ना हो रही हो। अच्छा, रिकॉन्सिलेशन ऑफ नॉन करंट एसेट रजिस्टर टू जनरल लेजर, अभी मैंने बात बताई ना कि रिकॉन्साइल करते हो आप नॉन करंट एसेट रजिस्टर को जनरल लेजर, यानी नॉर्मली जनरल लेजर में आप चीजें सारी लिख रहे हो, ऑब्वियसली आप टी अकाउंट तो बना रहे होगे, एसेट का भी बना रहे होगे, उसको जब आप रिकॉन्साइल करते हो उसकी यहाँ पे बात हो रही है, दैट सिस्टम्स आर नॉट इंटीग्रेटेड सो, वगैरह सिस्टम इंटीग्रेटेड सो नहीं है, तो चेक दैट टोटल कॉस्ट ऑन रजिस्टर फॉर ईच कैटेगरी ऑफ नॉन करंट एसेट इक्वल टू द बैलेंस इन द नॉमिनल लेजर, वगैरह जब एसेट्स की वैल्यू टोटल कर लो तो टोटल वहां और वहां दोनों जगह देख लो, पहली बात। If discrepancies arises, check the figure in both system back and to the appropriate books of inventory। वो कह रहा है अगर डिफरेंस आ जाए, जैसे नॉन करंट एसेट रजिस्टर में कोई वैल्यू लिखी हो मैच नहीं कर रही जनरल लेजर वैल्यू के साथ, अब आपको तो नहीं पता चलेगा किस में गलत है, फिर आप प्रॉपर रिकॉर्ड्स बैक एंड पे जाके देखोगे किस वजह से डिफरेंस आ रहा है, जहां इशू होगा उसको फिर ठीक करोगे। डिस्क्रिपेंसीज बिटवीन नॉन करंट एसेट रजिस्टर एंड एक्चुअल नॉन करंट एसेट्स, कह रहा है अगर आपने नॉन करंट एसेट रजिस्टर पे कुछ लिखा हुआ है, यानी कि नॉन करंट एसेट रजिस्टर पे कोई वैल्यू लिखी हुई है, उसका फर्क आ जाए एक्चुअल नॉन करंट एसेट से, यानी मेरे पास एक रजिस्टर है उसमें शो हो रहा है कि रूम नंबर 1 में 2 एसी लगे हुए हैं, मैं जाता हूँ वहां एक लगा हुआ है, तो ये फर्क आया है, तो फिर हम क्या करेंगे, नॉन करंट एसेट रजिस्टर में नॉट रिकनसाइल टू द नॉन करंट एसेट्स एक्चुअली प्रेजेंट बिकॉज द एसेट वाज स्टोलन, द एसेट वाज स्टोलन एंड इट हैज नॉट बीन रिपोर्टेड और नोटिस्ड। देखो अगर फॉर एग्जांपल आपका एसेट ही चोरी हो जाए, फिर आप रिकनसाइल नहीं कर सकते। किस तरह रिकनसाइल का मतलब कि आप गए हो, एक एसेट चोरी हो गया, अब आपके हाथ में कुछ नहीं, अब तो वो चोरी हो गया, लेकिन आप कंट्रोल जब रेगुलर बेसिस पे रखोगे तो आपके सामने चीजें रहेंगी कि कुछ चोरी ना, आप उस पर कंट्रोल लगाओगे। द एसेट वाज स्टोलन एंड इट हैज नॉट बीन रिपोर्टेड और नोटिस्ड, इट हैज नॉट बीन रिपोर्टेड और नोटिस, यानी जब कोई चीज चोरी हुई उसको पता नहीं चला, नोटिस नहीं किया किसी ने, अब चोरी हो गई, अब आप रिकनसाइल करते हो, आपको इश्यूज आएंगे, फर्क डिस्क्रिपेंसीज आएंगी। Asset may become obsolete or damaged and so would be written down. Financial record does not tie up to physical condition. ओके, सिंपल बात है कि एसेट इतना डैमेज कंडीशन में हो गया कि उसको मतलब यूज करने के काबिल नहीं था, उसको हमने फेंक दिया, लेकिन उसको हमने अपडेट नहीं किया एसेट रजिस्टर के अंदर, या जब तक ऑडिट टीम या फिजिकल टीम आई थी तब तक हमने उसको फेंक दिया हुआ था और हमने कहा यार इसकी क्या जरूरत थी किसी भी वजह से। ठीक है, तो ऑब्वियस बात है उसके बाद फिर डिस्क्रिपेंसी यानी डिफरेंस तो क्रिएट होगा। अच्छा, आगे लिखा है फाइनेंशियल रिकॉर्ड डज नॉट टाई अप टू फिजिकल कंडीशन, इसका मतलब ये है कि फाइनेंशियल रिकॉर्ड्स फिजिकल कंडीशन तो नहीं देख सकते। मेरे पास फाइनेंशियली हो सकता है कि एसेट है जिसको जो शो किया हुआ है 10 साल तक चलेगा, और फाइनेंशियली मैं फाइनेंशियल रिकॉर्ड्स के लिए डेप्रिसिएशन कैलकुलेट कर रहा हूँ, एक्चुअल में पता चले कि 5 साल बाद ही वो एसेट फारिग हो गया है, तो फाइनेंशियल रिकॉर्ड्स और फिजिकल कंडीशंस तो इकट्ठे नहीं हो सकती, वो तो हमने एक अंदाजा रखा होता है। ठीक है, तो वो फर्क आ सकता है दोनों रजिस्टर में और एक्चुअल नॉन करंट एसेट में। न्यू एसेट्स परचेज्ड बट नॉट रिकॉर्डेड इन नॉन करंट एसेट रजिस्टर, कोई नया एसेट खरीदा, लिखना भूल गए, लिखना भूल गए, ये भी पार्ट है, इसकी भी वजह से डिफरेंस आएगा। एरर्स मेड इन एंटरिंग डिटेल, हाँ अगर आप कुछ लिख रहे हो एसेट रजिस्टर के अंदर आपने कुछ गलत लिख दिया, ये भी आएगा। एसेट फिजिकली प्रेजेंट बट नॉट इन रिकॉर्ड, एसिड फिजिकली पड़ा हुआ है लेकिन रिकॉर्ड के अंदर नहीं है, एक था कि रिकॉर्ड के अंदर और वैसे नहीं है, एक था पड़ा हुआ है लेकिन रिकॉर्ड के अंदर नहीं है, या खरीदते वक्त नहीं लिखना, या गलती से आपसे कोई डिलीट मतलब कंप्यूटराइज सिस्टम पे कोई डिलीट हो गया, तो इस वजह से भी डिफरेंस आ सकता है। तो बेसिकली इन सारी प्रॉब्लम्स जितनी भी प्रॉब्लम्स हैं इनका हल दो तीन बताए हुए हैं कि फिजिकली आप बार बार एसेट्स को देखते रहो, रजिस्टर्स लेके जाओ और देखो एसेट सारे अवेलेबल हैं, और हैव टाइट एडमिनिस्ट्रेटिव प्रोसीजर, यानी आप प्रॉपर कंट्रोल रखो फॉर रिकॉर्डिंग द मूवमेंट ऑफ नॉन करंट एसेट, यानी वो कह रहा है नॉन करंट एसेट से रिलेटेड कोई भी चेंजेस आए कुछ भी हो
उसकी मूवमेंट मतलब उनकी लोकेशन चेंज हो, रेफरेंस नंबर चेंज हो, कुछ भी हो, उसके प्रॉपर टाइट एडमिनिस्ट्रेटिव इशू यानी प्रॉपर मैनेजमेंट रखो ताकि किसी एसेट में कोई मसला ना हो। रीजन बैक एंड पे पहली रीजन इसकी क्या थी, क्योंकि नॉन रेंट एसेट बहुत महंगे होते हैं, जिस वजह से आपको इस चीज़ का ख्याल रखना पड़ता है। मुझे बताओ यहाँ तक क्लियर हुआ? यहाँ तक क्लियर है तो मुझे एक दफ़ा यस लिख दो। ये थ्योरेटिकल टॉपिक था, इस चैप्टर का थ्योरेटिकल टॉपिक। बताओ यहाँ तक कोई क्वेश्चन है तो पूछ लो। कोई क्वेश्चन है तो पूछ लो। अच्छा, एक दो क्वेश्चंस हैं, एक दो क्वेश्चंस हैं प्रैक्टिस के, वो मैं लिख रहा हूँ तो आप लोगों ने सॉल्व करने हैं। अच्छा यार, ये एक क्वेश्चन है। ओपनिंग कॉस्ट आपके पास यानी साल के स्टार्ट में जो एसेट्स थी, टोटल एसेट्स उनकी कॉस्ट है 4 लाख, और ओपनिंग एक्यूमुलेटेड एप्रिसिएशन है 1,30,000। एसेट आपने इस साल परचेज किया 40,000 का, जो कि 6 महीने आपके पास पहले साल रहा। और क्या कहते हैं, एसेट आपने डिस्पोज किया जिसकी कॉस्ट थी 50,000 और नेट बुक वैल्यू है 28,000, जो आपके पास 3 महीने रहा है, सिर्फ 3 महीने रहा, उसके बाद बिक गया। डेप्रिसिएशन है 20% स्ट्रेट लाइन, और तुम लोगों ने यहाँ पे लगाना है प्रोरेटा। प्रोरेटा। और निकालना तुम लोगों ने किया क्लोजिंग नेट बुक वैल्यू। स्टार्ट करो क्वेश्चन, टी अकाउंट से होगा नेट बुक वैल्यू के, स्टार्ट करो क्वेश्चन ये वाला, और बताओ मुझे क्या आंसर आ रहा है। स्टार्ट करो क्वेश्चन और बताओ क्या आंसर आ रहा है।
जी अरूज, नेटबुक वैल्यू का अकाउंट।
हाँ भाई, सबने सबने नहीं भेजे यार, सबने नहीं भेजे जरा। दो आंसर्स आए हैं मुझे और दोनों डिफरेंट आए हैं जरा। ये तो टेंशन बन गई यार। सबने नहीं भेजे, सबने भेजने हैं यार, मैं वेट कर रहा हूँ। अच्छा मैं करवा रहा हूँ, ठीक है, जिससे जितना हो गया देख लो। सबसे पहले नेटबुक वैल्यू का अकाउंट बनाना, हमने बताना क्लोजिंग नेटबुक वैल्यू। ओपनिंग तो आती है डेबिट साइड पे, और हमने देखा था। और क्लोजिंग आती है क्रेडिट साइड पे। हमें ये निकालनी है, क्लोजिंग नेटबुक वैल्यू निकालनी है, जो कैरी डाउन पे यहाँ पे आएगी। बाकी कंपोनेंट्स क्या आते हैं इसमें, एक एक्विजिशन आता है डेबिट साइड पे, डिस्पोजल की नेटबुक वैल्यू आएगी क्रेडिट साइड पे, और डेप्रिसिएशन। मेन जो इशू आता है वो डेप्रिसिएशन का आता है। पहले हम डेप्रिसिएशन कैलकुलेट कर लेते हैं। डेप्रिसिएशन फॉर द ईयर कितनी कैटेगरीज में होती है, जरा बताना कितनी कैटेगरीज हम लिखेंगे यहाँ पे डेप्रिसिएशन निकालने के लिए। बताओ, सब बताओ, सब सब सब। तीन कैटेगरीज, तीन कैटेगरीज में हम डेप्रिसिएशन निकालते हैं। सबसे पहले देखते हैं रिमेनिंग एसेट्स। एक रिमेनिंग एसेट्स, वो रिमेनिंग एसेट्स वो एसेट्स होते हैं जो साल के स्टार्ट से एंड तक हमारे पास हैं। फिर एक डेप्रिसिएशन निकलेगी एक्वायर्ड एसेट्स पे, जो इस साल हमने खरीदे, उस पर डेप्रिसिएशन निकलेगी। और एक एक डेप्रिसिएशन निकलेगी डिस्पोज एसेट्स पे, जो इस साल हमने बेचे। अब अगर देखो तुम लोग, डिस्पो ये तीनों की कैटेगरी पे हम काम करते हैं। इससे पहले हम देखते हैं डेप्रिसिएशन का रेट क्या है। मतलब डेप्रिसिएशन हमारे पास है 20% स्ट्रेट लाइन पे और प्रोरेटा पे, यानी मंथ वाइज है। पहले हम बात करते हैं डेप्रिसिएशन रिमेनिंग एसेट्स। रिमेनिंग एसेट्स मैंने बताया हुआ कि आप ओपनिंग एसेट्स में से डिस्पोजल माइनस करते हो, लेकिन देखते हो वैल्यू कौन सी लेनी है। मुझे बताओ, स्ट्रेट लाइन है तो ओपनिंग एसेट और डिस्पोजल की हम क्या लेंगे? ओपनिंग एसेट डिस्पोजल की हम क्या लेंगे, बताओ। अल्हम्दुलिल्लाह सर। अल्हम्दुलिल्लाह आप अल्हम्दुलिल्लाह। हाँ भाई बताओ यार। ओपनिंग एसेट और डिस्पोजल की हम क्या लेंगे? कॉस्ट लेंगे, क्योंकि हम लोग यहाँ पे स्ट्रेट लाइन यूज कर रहे हैं, तो मैंने यहाँ पे कॉस्ट ले ली। और इसको मैं मंथ वाइज नहीं देखूंगा, क्योंकि ये तो पूरे साल मेरे पास थे। ओपनिंग एसेट की कॉस्ट में अगर देखूं तो 4 लाख थी ओपनिंग एसेट की कॉस्ट। 4 लाख ओपनिंग एसेट की कॉस्ट माइनस डिस्पोजल की कॉस्ट क्या है, ये देखो 50,000। डिस्पोजल की कॉस्ट क्या है, 50,000। तो रिमेनिंग एसेट मेरे पास आ जाएंगे 3.5 लाख। अब 3.5 लाख मेरे पास रिमेनिंग एसेट्स जो आए हैं उस पे लगा दो भैया 20%। तो ये मेरे पास आ जाएगा 70,000 की डेप्रिसिएशन फॉर रिमेनिंग एसेट्स, ठीक है। उसके बाद भैया आप जाओगे नीचे एक्वायर्ड एसेट्स पे। एक एसेट आपने खरीदा भी तो है 40,000 रुपए का। 40,000 पे हम लगाते हैं डेप्रिसिएशन। 40,000 पे अगर आप डेप्रिसिएशन लगाओ 20%, तो आती तो है 8,000। 8,000 आती है, लेकिन आती है पूरे के पूरे साल की। ठीक है, मैं है चार डेप्रिसिएशन आ रही है। 40,000 का 20%, 8,000 आ रही है पूरे साल की। लेकिन आपके पास एसेट था 6 महीने। आपके पास एसेट था 6 महीने, तो आपने ये करना है 6/12। तो एक्विजिशन वाले एसेट्स की डेप्रिसिएशन कितनी आ गई, 4,000। तो दो डेप्रिसिएशन हमारे पास हो गई, एक 70,000 और एक 4,000। अब चूंकि ये प्रोडक्ट है तो डिस्पोजल वाले एसेट्स की भी डेप्रिसिएशन होगी। जो एसेट बेचा जो एसेट बेचा उसके हम यहाँ पे क्या लेंगे, किस पे लगाऊं डेप्रिसिएशन का रेट? डिस्पोजल की कौन सी वैल्यू पे लगाऊंगा डेप्रिसिएशन का रेट? बताओ, सब बताओ, सब 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 सब। 50,000 पे, क्योंकि स्ट्रेट लाइन है, स्ट्रेट लाइन में हम 50,000 पे लगाएंगे। तो कॉस्ट जो है वो उस पे लगाएंगे, 50,000 कॉस्ट है, उस पे मल्टीप्लाई कर दो 20%। ये आ जाएगा 10,000। ये तो पूरे साल की डेप्रिसिएशन है हमारे पास, वो एसेट रहा। ये पर एनम है, इसको कर दो आप मल्टीप्लाई 3/12। 2500 डेप्रिसिएशन मेरी आ गई। ये 70,000, 4,000 और 2500 टोटल क्या बनेगा भाई? 74, 76,500। 76,500 मेरी आ गई डेप्रिसिएशन।
76,500 मेरी डेप्रिसिएशन आ गई, मैंने आराम से यहाँ पे आके लिख दिया 75,600। अब बाकी नेटबुक वैल्यू का अकाउंट कंप्लीट करते हैं। बाकी डिस्पोजल, हाँ डिस्पोजल लिख देते हैं, ट्रायल बैलेंस नहीं है, टी अकाउंट है। इसको ट्रायल बैलेंस नहीं बोलते। अच्छा, ओपनिंग नेटबुक वैल्यू जरा बताओ, ओपनिंग नेटबुक वैल्यू बताओ कितनी है, पहले ओपनिंग नेटबुक वैल्यू बताओ। ओपनिंग नेटबुक वैल्यू तो बताओ पहले सवाल से। सब बताओ, सब 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 सब। अली 370 है। और होला आपने भी 4 लाख बताया, मैंने तो ओपनिंग नेटबुक वैल्यू पूछी है। ओपनिंग नेटबुक वैल्यू, ओपनिंग कॉस्ट नहीं पूछी। ओपनिंग कॉस्ट 4 लाख है और 370 नहीं आ रहा, 270 आ रहा है। 380 से 13,000 नहीं है, 13,000 नहीं है, 1,30,000 है, 1,30,000 है। ये 1,30,000 है। देखो राइटिंग, स्पेलिंग और जीरो जो है ना वो अपने अपने हैं। अच्छा, ओपनिंग कॉस्ट 4 लाख है, उसमें क्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन ये आएगी, तो उसमें आपके पास क्या आएगा, 2,70,000 आपके पास आ जाएगी ओपनिंग नेटबुक वैल्यू। किस तरह आई, कॉस्ट में से क्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन माइनस करो तो आपके पास नेट वैल्यू आ जाती है। तो 4 लाख में से 1,30,000, तो 2,70,000 आपके पास क्या है, ओपनिंग नेट वैल्यू है। 2,70,000 आपके पास क्या है, ओपनिंग नेट वैल्यू। किसी को ये वाले पॉइंट में इशू है तो पूछ लो। किसी को ये वाले जो मैंने निकाली, ओपनिंग 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 जरा देख के निकालनी है। ओपनिंग नेट बुक वैल्यू का मतलब है कि ओपनिंग वाले दिन एसेट की कॉस्ट क्या है। ओपनिंग कॉस्ट अगर है वो पुरानी है, ठीक है। 13,000 से की है, फिर आंसर कैसे ठीक आ गया, आंसर आपको किसने बताया आंसर ठीक है, मैं मतलब 13,000 से नहीं, 1,30,000 से करो फिर आंसर ठीक आएगा, ठीक है। वो तो मैंने अभी आंसर निकालना है। ठीक है, अब आंसर फाइनल आएगा अभी, क्योंकि क्लोजिंग हम निकालेंगे अभी, ठीक है। अच्छा, एक्विजिशन पे अगर हम बात करें, एक एसेट हमने खरीदा, उस कितने का खरीदा, 40,000 का, मैंने यहाँ लिख दिया 40,000। यहाँ पे लिख दिया 40,000। मुझे बताओ डिस्पोजल की क्या या यूज की नेट वैल्यू कितनी, नेट वैल्यू डिस्पोजल की। डिस्पोजल की जरा नेट वैल्यू बताओ। 28,000। हाँ, यहाँ पे एक पॉइंट जो मैंने तुम लोगों को टेस्ट नहीं किया हुआ, जिस पॉइंट पे वो सुन लो। एज्यूम करो वो तुम्हें बोले डिस्पोजल की नेट वैल्यू ना दे, बल्कि वो तुम्हें बोले कि डिस्पोजल की जो सेल्स प्रोसीड्स है ना, सेल्स प्रोसीड्स वो है 30,000, यानी जितने का बेचा, और प्रॉफिट जो है वो है 2,000। अब मुझे बताओ कि सिर्फ ये बताया हो डिस्पोजल का कि बेचा इतने का, प्रॉफिट ये था, तो अब बताओ मुझे नेटबुक वैल्यू कितनी आएगी। नेटबुक वैल्यू कितनी आएगी बताओ, सब बताओ, सब बताओ। नेटबुक वैल्यू कितनी आएगी अब। तो यहाँ पे फॉर्मूला सुन लो, फॉर्मूला सुन लो, अगर तुम्हें डिस्पोजल की नेटबुक वैल्यू ना दी हो और तुम्हें सेल्स प्रोसीडर प्रॉफिट दिया हो तो नॉट द बिग डील। तुम्हें अगर नेटबुक वैल्यू निकालनी है ना, तो सिंपल क्या करना, सेल्स प्रोसीड्स में से प्रॉफिट माइनस कर दो। सेल्स प्रोसीड्स में से प्रॉफिट माइनस कर दो, और अगर लॉस दिया हो, अगर लॉस दिया हो तो लॉस ऐड कर दो, या प्रॉफिट होगा या लॉस होगा ना, प्रॉफिट माइनस करना है, लॉस ऐड करना है, ये याद रखना। ठीक है, अगर वो बोले 30,000 का मैंने बेचा और 2,000 प्रॉफिट था, तो हमने 30,000 में से 2,000 माइनस किया, तो हमारे पास नेट बुक वैल्यू आ जाएगी। ये पॉइंट भी याद रखना, ये भी कभी कभार पूछ लेता है। ठीक है, तो 28,000 है हमारे पास यहाँ पे डिस्पोजल की नेट बुक वैल्यू आई। जरा बताओ दोनों साइड्स, दोनों साइड्स टोटल करके बताओ। ये 3,10,000 आ रहा है डेबिट साइड पे, यहाँ पे भी 3,10,000 होना चाहिए, जिसमें से डेप्रिसिएशन और वो माइनस करो और बताओ क्लोजिंग क्या आ रहा है। क्लोजिंग क्या आ रहा है, 76,500 है, 75,600 है, ये डेप्रिसिएशन टोटल 76,500 है। एक मिनट, सॉरी यार, ये 76,500 है। अब कैलकुलेट करो, अब कैलकुलेट करो। फाइनल क्लोजिंग क्या आ रहा था बताओ दोबारा से, 76,500 के मुताबिक। 205500। मुझे बताओ ये क्लियर हुआ ये वाला एमसीक्यू। ये ओ सॉरी, ये क्वेश्चन क्लियर है। ये क्वेश्चन में कोई इशू है तो पूछ लो। बस तुम लोगों ने, मैं तुम लोगों के लिए यहाँ पे आसानी के लिए यहाँ पे एक दो बातें लिख रहा हूँ आसानी के लिए। सबसे पहली बात, जब भी नेटबुक वैल्यू का इस टाइप का सवाल आए, सबसे पहली चीज जो मेन मैटर करती है वो डेप्रिसिएशन की कैलकुलेशन है, जिसमें तुमने दो बातें देखनी है, मेथड और पॉलिसी। मेथड के अंदर अगर उसने स्ट्रेट लाइन बता दिया, तुमने दुनिया भर की हर चीज भूल जानी है, सब भूल जाना है। स्ट्रेट लाइन बता दिया, जहन में बस एक चीज रहनी चाहिए कि हर चीज की क्या यूज होगी, कॉस्ट। मेथड आ गया रिड्यूसिंग बैलेंस, सब भूल जाना है।
हर चीज की क्या यूज होगी, नेट बुक वैल्यू। पॉलिसी प्रोरेटा आ गई, तो याद रखना कि उसको मंथ वाइज करना है या नहीं करना। ठीक है, अगर तो वो फुल इन द ईयर होगी तो फिर एक्वायर्ड को करना, डिस्पोजल को ना करना। ये पहला पॉइंट है। इसके बाद मेन पॉइंट, एक्विजिशन तो हर कॉस्ट लिखनी थी, ये आसान है। ओपनिंग नेटवर्क वैल्यू में ज्यादा से ज्यादा ये कंफ्यूज करता है कि ओपनिंग कॉस्ट दे देता है, उसमें से ओपनिंग की एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन जैसे मैंने अभी दी थी, ये दूसरा पॉइंट है। ये तो है, आसान है। डिस्पोजल के अंदर इसका कंफ्यूज कर सकता है ये वाला, सेल्स प्रोसीड दे के प्रॉफिट दे के। सेल्स प्रोसीड दिया हुआ, प्रॉफिट दिया हुआ, तो सेल्स प्रोसीड में से प्रॉफिट माइनस कर दो, लॉस है तो ऐड कर देना, नेट बुक वैल्यू आ जाएगी और आंसर आ जाएगा। तो सिंपल सवाल है, सिंपल है, लेकिन बस आपने बड़े ध्यान से, जब आपने याद करो शुरू किया था तो ये आपके लिए बड़ा टेक्निकल था। याद करो, इस पर हमने बड़ा टाइम लगाया नेट बुक वैल्यू पे, तकरीबन 2 लेक्चर हमारे लगे थे। क्यों? क्योंकि इसमें हम जब शुरू में समझ रहे होते हो ना, तो थोड़ा वो मिक्स होता है, लेकिन जब आप प्रॉपर क्लियर इमेज तुम्हारे सामने आ जाती है, फिर तो सारे कॉन्सेप्ट का मिक्सचर इस अकाउंट में है। अर्ली रिड्यूसिंग बैलेंस में नेट बुक वैल्यू से वैल्यू निकालते हैं रिमेनिंग एसेट्स की। हाँ हाँ, रिमेनिंग एसेट्स में फिर हम अगर यहाँ पे देखो ना, अगर यहाँ पे रिड्यूसिंग बैलेंस होता तो हम किसी चीज की कॉस्ट ना लेते। हाँ, एक बस हमारी मजबूरी थी, एक्विजिशन एसेट का कॉस्ट लेते क्योंकि उसका तो पहला साल है, लेकिन डिस्पोजल की भी नेट बुक वैल्यू लेते अगर रिड्यूसिंग होता। और यहाँ ओपनिंग एसेट की और डिस्पोजल की नेट बुक वैल्यू दोनों जगह लेते, क्योंकि हम यूज ही क्या यूज कर रहे थे, रिड्यूसिंग बैलेंस। रिड्यूसिंग बैलेंस में हम नेट बुक वैल्यू ही यूज करते हैं। ठीक है, ठीक है अली, क्लियर है? हाँ, गुड है। अच्छा यार, यहाँ पे आज का टॉपिक एंड है, यहाँ मैं एंड कर रहा हूँ वीडियो।